बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों फैमिली मेंबर से सियासी पार्टी में दो प्रेमियों को शादी नहीं होगी का हुक्म सुना देते हैं। आइए देखते हैं इन दो प्रेमियों की शादी हो पाएगी या नहीं। तो मौजू का आगाज करते हैं। बस तो भी ठीक है। जुवैद साहब गहरे सरमई शलवार कमीज में मलबूस हबीबुल्लाह अपने दोनों अतराफ से ऊपर की जानब उठी हुई मूंछों को आदतन ताव देते हुए लब कशा हुए यूँ कहते हैं कि इस अतवार को बजाय बच्चों की मंगनी के इनका निकाह ही बढ़वा देते हैं और रुखसती इनके फाइनल एग्जाम के बाद हो जाएगी। ये भट्ट खानदान की नियाजी खानदान से दूसरी इंतहाई अहम मुलाकात थी कि वो दोनों एक दूसरे को कबूलियत बख्श चुके थे। बस कुछ रस्मी तकाजे बाकी थे जो आज पूरे हो जाते और इसीलिए एक पुरतकल्लफ और ज़ायकेदार एशिया से भरपूर इस वक्त नियाजी हाउस के नफासत व खूबसूरती से आरास्ता मेहमान खाने में थे। कश्मीरी कावे का दौर चल रहा था और साथ ही साथ मुख्तलिफ मौजू पर हल्की फुल्की बातचीत भी जारी थी। तभी अचानक हबीबुल्लाह साहब अपने मखसूस अंदाज से फैसला सादर करने वाले लहजे में गोया हुए। अगरचा तजवीज इनकी मकबूल थी मगर अब भला ये कोई अंदाज था बेटी वालों से बात करने का। मगर भट्ट साहब जुवैद नियाजी इनका लहजा महसूस करते हुए फिक्रमंदी से बोले, अतवार आने में महज 2 ही दिन रह गए हैं और सिर्फ 2 ही दिन में इतनी अहम और वसी पैमाने पर मुनकिद की जाने वाली तरकीब का इंतजाम कैसे मुमकिन है। ओहो जुवैद, सोनिया बेगम यकदम ही बीच में बोल उठी। एक तो मैं आपकी यूं छोटी छोटी बातों पर इस कदर परेशान हो जाने वाली आदत से बुरी तरह आजिज़ हूँ। ठीक ही तो कह रहे हैं भट्ट साहब। अच्छा है ना कि मंगनी की बजाय डायरेक्ट निकाह ही कर दिया जाए तो जरा बड़ा फंक्शन हो जाएगा। और वैसे भी आपको बता दूं कि मैं हल्ले गुल्ले की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मुझे तो बस अल्लाह मौका दे। वो बोली तो जहाँ गुलाबी कढ़ाई वाले बड़े से दुपट्टे की बुक्कल मारे कमजोर शख्सियत की हामिल अलीमा खतून ने बड़ी रश्क अमेज निगाहों से बेसाख्ता अपनी समतन का पुरअतमाद बेबाक अंदाज देखा था। वही सनाउल्लाह साहब इनके अंदाज पर पहलू बदल कर रह गए थे। नाजरीन, यहाँ हम बताना जरूरी समझेंगे कि हबीबुल्लाह लड़के के वालिद साहब है, सनाउल्लाह लड़के का दादा जान है और सोनिया लड़की की वालदा। और लड़की के वालिद जुवैद साहब की शख्सियत से तो शायद अब तक आप वाकिफ हो ही चुके हों। सच बात तो ये है कि इन्हें पहली ही मुलाकात में ये फैशन ज़दा ऊंचे ऊंचे मर्दाना कह के लगाने वाली खतून कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मगर क्या किया जाए, मामला अकलौते लाडले पोते की मोहब्बत का था। बस तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हबीबुल्लाह सोनिया बेगम की जानिब से ग्रीन सिग्नल दिए जाने पर तेजी से बोले, अब देर किस बात की। लेकिन एक मसला है ना भट्ट साहब। जुवैद तो अब खामोश थे। सोनिया ही बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली थी, इस अतवार तो मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा करते हैं बच्चों के निकाह की तरकीब मंडे को रख लेते हैं। क्यों? उन्होंने इतनी बेपरवाही और रवानी से कहा गोया हबीबुल्लाह साहब इन्हीं के मानने की खातिर तो यहाँ जमे बैठे हैं ना। ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए अकलौती बेटी से ज्यादा अहम है। सनाउल्लाह साहब ना चाहते हुए भी खफा से लहजे में चोट कर गए। होते हैं कुछ काम बाबा जी, सोनिया चिढ़कर बोली, जिनकी खातर अपनी जात को पस पुश्त डालना पड़ता है। इनके जवाब पर सनाउल्लाह साहब खामोश हो गए। अलबत्ता हलीमा ने खासी ताहीर अमेज सादगी से बेसाख्ता पूछा, मगर बहन एक औरत के नजदीक अपनी औलाद से ज्यादा अहम और क्या हो सकता है। क्यों? वो सवालिया अंदाज से इन्हें देख कर चढ़कते हुए बोली, क्या एक औरत का सिवाय एक बीवी या माँ होने के मुआशरे में कोई तीसरा किरदार नहीं हो सकता? नहीं, वो तो मैं बस यूं ही। सोनिया के हमलावर होने पर हलीमा शर्मिंदा सी हो गई। ओहो भाई, माहौल पर छाते उदासी को बाप कर जुवैद साहब ने ये वक्त जायल करने की खातर और हल्के फुल्के लहजे में कहा, इस मौजू पर तो बाद में भी बहस की जा सकती है, मगर अभी वही काम क्यों न कर ले जो करने बैठे हैं। क्यों हबीबुल्लाह साहब? मैं तो कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से ये अतवार
फाइनल है, मगर आपकी बेगम ही राजी नहीं हो रही। वो भी नाराजगी से बोले। बात रजामंदगी की नहीं, सोनिया यकदम ही खुश्क लहजे में बोली। मसरूफियत की है भाई साहब, और इस एतवार के बाद मैं मसरूफ हो जाऊंगा। अब पता नहीं हबीबुल्लाह ने सच कहा था या सोनिया की जानब से मुसलसल किए जाने वाले इनकार को अपनी अना का मसला बना बैठे थे। खैर जो भी था, सूरत हाल बड़ी तेजी से कशीदगी की जानब बढ़ रही थी। इन दोनों की बहस से सभी परेशानी महसूस कर रहे थे, इसीलिए चंद लम्हे खामोश रहने के बाद जुवेद साहब जैसे सुलहजू और धीमे मिजाज के आदमी ने दरमियानी राह निकालने की खातिर कहा, अच्छा ठीक है हबीबुल्लाह साहब, ऐसा है कि हम आपस में मशवरा करके कल शाम तक आपको फाइनल बताते हैं। मशवरा क्या करना है? सोनिया ने अपने अहमक शौहर को घूर कर देखा। जब मैं साफ तौर पर बता रही हूँ कि इस एतवार पर ये तकरीब मुमकिन ही नहीं, आखिर ऐसी क्या मसरूफियत है? हबीबुल्लाह तंजिया मुस्कुराए। जरा हमें भी तो पता चले ना। दरअसल इस एतवार को मेरे महबूब लीडर का जलसा है यहाँ, और जिसे मैं हरगिज भी मिस नहीं कर सकती। सोनिया बेगम ने इस मर्तबा इंतहाई जज्बात से अपनी मसरूफियत बताते हुए कहा। अलबत्ता जुवेद साहब। अच्छा। चंद सानियों बाद हबीबुल्लाह ने गला खंकारते हुए अपने लहजे को सरसरी बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए पूछा, किस लीडर की बात कर रही हैं आप? अपने इनकलाब खान की? सोनिया गर्दन इकड़ा कर बोली। नाअहल ज़रीफ की। उन्होंने अजीब से अंदाज में कहा। क्या कहा? और देखने वालों ने खुली आंखों से हबीबुल्लाह जैसे अच्छे खासे संजीदा शख्सियत के हामिल इंसान को अपनी नशिस्त से यूं उछलते हुए देखा, गोया इन्हें बिच्छू ने डंग मार दिया हो, और डंग मारने के बाद अपना वाहियात सा मुंह मारे शर्मिंदगी से छुपाता फिर रहा हो कि अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा खबरदार। वो मारे तैश के कपकपाते हुए धाड़ी जो मेरे शरीफ और नफ्स मासूम मुखलिस लीडर का ना बिगाड़ा हो। तो सोनिया का मुस्कुराता चेहरा यकदम तब्दील हुआ। आपका लीडर कौन है? आपका लीडर वही जिसे आपने अभी नाअहल करार दिया है। वो आग बरसाते लहजे में धाड़ी। ओह माय गॉड! सदमे से बोलती सोनिया यकदम उठ खड़ी हुई। यानी आपका ताल्लुक मुखालिफ पार्टी से है? हाँ हबीबुल्लाह फखरिया सीना तान कर बोले। आप यकीनन इस नाम नहाद इनकलाबी पार्टी की हामी है, जिसके लीडर का इनकलाब महज अपनी शादियों तक महदूद है। वो हकारत से कहते चले गए तो सोनिया गुस्से से चिल्लाई, आप मेरे लीडर की जात पर हमला हरगिज नहीं कर सकते। क्यों? क्या वो कोई मुकद्दस गाय है? ओहो, मैं भी क्या कह गया। कहीं कोई गाय बुरा मान कर धरना ही न देने बैठ जाए। वो इन्हें मजीद भड़काने की खातिर अपनी बात पर आज खुद ठट्ठा लगाकर बोले। गाय के बुरा मान जाने की बड़ी फिक्र हो रही है। सोनिया दांत पीस कर बोली। ओहो, क्यों नहीं होगी? वो चौंकी। गाय के पुजारियों से दोस्ताना जुगाड़ रखा है आपके नाम नहाद असूली कायदे जमहूरियत ने। सोनिया प्लीज सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाने की खातिर जुवेद साहब धीमी सी आवाज में बोले, क्या हो गया तुम्हें? बात समझने की कोशिश तो करो। तुम चुप रहो। वो घूर कर इनकी जाना पलटी तो वो बेबसी की तस्वीर दिखाई देने लगे। हाँ जुवेद साहब, हबीबुल्लाह मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोले। आप चुप ही रहे। यूं भी आप बोलने का क्या फायदा? पहले ही लगामे कस के रखना थी ना। बस बहुत हो गया। और इससे कबल हबीबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले का जवाब दिल मिलाती हुई सोनिया देती। इतनी देर से ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजरते सनाउल्लाह साहब की बर्दाश्त जवाब दे के खुदा का वास्ता खामोश हो जाओ तुम दोनों। वो अपना असा को थाम कर उठने लगे। कुछ तो शर्म करो। क्या करने बैठे थे और अब क्या कर रहे हो? शर्म तो मुल्क हो कौम का पैसा लूटने वालों को करनी चाहिए। यानी सनाउल्लाह साहब की बात का ये असर हुआ था सोनिया बेगम पर। हम तो इनकलाबी हैं, हमें किस बात की शर्म करनी चाहिए भाई? बस सुन लिया आपने अब्बा जी? हबीबुल्लाह गुस्से से बोले। फिर अब तक सोफे पर गुमसुम सी बैठी अपनी बेचारी सी जोजा मुख्तरमा की जानब रुख करके चलाने लगे। तुम अब तक इस तरह क्यों बैठी हुई हो? फौरन उठो। अब मैं एक मिनट भी मजीद यहाँ नहीं ठहर सकता। अरे हबीबुल्लाह साहब, जुवेद बुरी तरह बुखलाते हुए बोले। ऐसे कैसे? अरे बात तो सुने। अब कहने और सुनने को कुछ भी नहीं बचा। जुवेद साहब, अरे जाने दे इन्हें जुवेद। सोनिया हाथ हिलाकर बेपरवाही से बोली। इन जैसे लोगों को मैं अपने घर का कूड़ा क्रिकेट न दूं बेटी तो बहुत दूर की बात है। तो नाजरीन, यहीं से शुरू होती है इन दोनों फैमिलीज की जंग, जिसके नतीजे में ये शादी नहीं हो सकती। तो आइए जरा आगे चलकर देखते हैं कि इस खबर का दो प्रेमियों पर क्या असर पड़ने वाला है। बड़ी ख्वाबनाक आंखों वाली नहल खुश लबास कसरती बदन वाला असदुल्ला यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। इधर ना मिले होते तो कहीं और टकरा जाते कि किस्मत में इनकी एक दूसरे की मोहब्बत
मोहब्बत में गोटे गोटे बल्कि नाक तक गर्क होना दर्ज था, लिहाजा होनी होकर रही। और अब तक तो रावी चीन ही चीन लिखे चला जा रहा था कि न जाने कहां से नहल न्याजी के लिए एक अदद दर्जा मकबूलियत से तजवीज करता रिश्ता टपक पड़ा। और इस परेशान किन सूरत हाल में इन मोहब्बत के मारों ने इस मसले का ये हल निकाला कि अपने अपने घर वालों के सामने जुर्मे मोहब्बत का इतराफ कर बैठे। पहले तो घर वालों की जानिब से थोड़ी सी रवायती नाराजगी तफसील सवालात का सामना रहा, ताहम एक दूसरे के खानदान के मुतल्लिक तफसील जानने के बाद मुलाकात करने की हामी भर ली गई। तो देखा जाए तो इस रिश्ते के होने में ऐसी कोई खास रुकावट दरपेश नहीं थी, सिवाय इस बात की कि इनकी बिरादरी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, लेकिन ये कोई ऐसी काबिले इतराज बात तो न थी। समाजी हैसियत दोनों घरानों की हम पल्ला थी, शराफत भी थी और खानदानी निजात भी। बस इसीलिए मामलात इतनी तेजी और खुश असलूबी से आगे बढ़े कि खुद लैला मजनू भी हैरान रह गए। यानी कि कोई जालिम समाज नहीं, कोई विलन नहीं, अरे कोई तो हंगामा खड़ा होता, अरे ये तो हद हो गई, हाउ बोरिंग। और अब इनकी बोरियत दूर करने का कैसा शानदार इंतजाम लैला की वालदा और मजनू के वालिद कर बैठे थे। आखिर तूने क्या सोचकर मुझे इस धरना डांस पार्टी की वर्कर के यहाँ रिश्ता लेने भेजा? बोल बता, जवाब दे। और इस वक्त घर वालों की मंगनी की तारीख लेकर लौटने का खास बेताबी से मुंतजिर था और इस अरसे में फारग रहकर वक्त जाया करने की बजाय ख्यालों ही ख्यालों में जज्बाती रोमानवी गीत भी गा चुका था। महबूब के घर से वापसी पर वालिद गिरामी के रवैये मुबारक से एक कतई गैर मुतवक्का सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं सका। इसने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए शोला व ज्वाला बने वालिद मुख्तरम की सिमत देकर कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप लोग तो नहर के घर मेरी मंगनी की तारीख लेने गए थे ना, बाहर में गई तेरी मंगनी की तारीख, वो जोर से चिल्लाए। अब ये शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। वाट ये अल्फाज नहीं मजाइल थे जो हबीबुल्लाह साहब ने इस पर गिराए थे। मगर क्यों डैडी जी, आखिर ऐसा क्या हो गया वहाँ? कोई मुझे कुछ बताएगा जी। इसने सदमे से फर्दन सबको देखा, क्योंकि नहल की वालदा का ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से निकल आया है मेरे लगते जिगर, जिससे सरताज की पार्टी वालों का ईंट कुत्ते का बहर है। और तुम इस अमर से बाखूबी वाकिफ हो कि ये दोनों पार्टियां खुद ही ईंट हैं और इनका मुखालिफ खैर छोड़ो। हलीमा ने अपनी धीमी आवाज में असदुल्लाह को मामले से आगाह करने की कोशिश करते हुए कहा और अपनी बात दरमियान में हदूरी छोड़कर एक ड्रामाई सी ठंडी आह भरकर अपना सर दोबारा झुका लिया। ओ नो, असदुल्लाह अपनी वालदा माजदा की हदूरी बात से बेयकीनी से दिल थाम कर सोफे पर बैठता चला गया। ओ यस बेटा जी, हबीबुल्लाह ने जोश में आकर बोला। मगर हबीबुल्लाह सनाउल्लाह साहब ने जो असदुल्लाह को यूं सोफे पर ढेर होते देखा तो नाचार बोल ही उठे। अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इस रिश्ते को जोड़ने में ऐसी कोई कबाहत भी नहीं। मगर अब्बा जी, हलीमा ने अपना झुका सर उठाते हुए दबी सी आवाज में नुक्ता उठाया। सवाल ये है कि यहाँ इस्लामी नुक्ता नजर से देख ही कौन रहा है? सरताज तो हर मामला अपनी पार्टी और इसके नुक्ते नजर बल्कि नुक्ते हाथ नुक्ता पाँव के अलावा नुक्ता दिमाग से देखने की आती हैं। और इनके दिमाग ने अगर ये कह दिया है कि शादी नहीं हो सकती तो हरगिज नहीं हो सकती, चाहे इनके अकलौते अजीजो जान बेटे का अरमानो भरा दिल टूट ही क्यों न जाए। अब वो इसके जज्बात का ख्याल करने के चक्कर में अपनी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते। क्यों सरताज, मैंने दुरुस्त कहा ना? वो अपने चेहरे पर दुनिया जहान का बोलापन इकट्ठा करते हुए असहद सादगी से हबीबुल्लाह के गुस्से भरे चेहरे की जानब देखकर बोली तो हबीबुल्लाह इनकी बात की तायीद करने की बजाय सोच में पड़ गए। मगर ये तो सरासर ज्यादती है लीमा बेटी। सनाउल्लाह साहब अपने ही दिल में इनकी बात सुनकर परेशानी से फिर बोल उठे। क्या हमारा दीन हमें यही सिखाता है? दीन जो सिखाता है इसको तो रहने ही देना। वो किन अखियों से हबीबुल्लाह का शशो पंज में पड़ा चेहरा देखकर बोली, करते तो हम सब अपने दिल की है ना। मगर डैडी जी, असद भी इस दौरान सदमाती कैफियत से बाहर निकल आया था, इसीलिए रूहानी से लहजे में इस्तेजाजन बोला, इस तमाम किस्से में मेरा और नहल का क्या कसूर है? नाना हबीबुल्लाह तनसिया बोले, तेरा नहीं सारा कसूर
कसूर मेरा है कि मैंने तुझ जैसी नालायक औलाद पैदा ही क्यों की। अरे ओ बेशरम, बजाय बाप की हमायत करने के तू मेरे मुखालिफ ग्रुप की लड़की की मोहब्बत में आहें भर रहा है। वो खून अशाम निगाहों से इसे घूरने लगे तो वो बच्चों की तरह मुंह बनाए सनाउल्लाह के करीब आ बैठा और कहने लगा, दादाजी आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? इन्हें समझाइए ना कि ऐसा जुल्म ना करें। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे बच्चे। हलीमा दोबारा नहायत धीमी आवाज में बोल पड़ी, अब तुम्हारे वालिद समझने समझाने की हदूद से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बेटे को क्या पटियां पढ़ा रही हो? जरा जोर से तो बोलो। हबीबुल्लाह कमरे के दूसरे कोने से चीखे। हलीमा ने चौंकर सहमी निगाहों से इन्हें देखा। कुछ नहीं, वो हल्काते हुए सफाई देने लगी। मैंने क्या पटी पढ़ानी है, आप जाने और आपका बेटा। मैं तो चली बावर्ची खाने में। दादाजी, असद ने गुमसुम बैठे सनाउल्लाह का घुटना दोबारा हिलाया। क्या दादाजी? दादाजी की रट लगा रखी है। खामखा हबीबुल्लाह गुस्से में आगे इसकी बालक को हट देखकर, मैंने जब कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती तो बस नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूं तो खुद की भी नहीं सुनता। वो अपनी मूंछों को पुरगरूर अंदाज में ताव देकर बोले, आप सलमान खान नहीं है डैडी जी। असद ने आस भरे लहजे में याद दहानी करवाई कि शायद वो इस बात का अफसोस होने पर अपने बेहुदा कमिटमेंट जो न जाने उन्होंने किस जात शरीफ से कर रखा था इसको तोड़ डाले। मगर ना जी, हबीबुल्लाह अपने नाम के एक थे इसलिए झट बोले, अरे वो काले हिरन का शिकारी हमारे सामने क्या है? हम तो शेर के शिकारी हैं, शेर के। नहीं डैडी जी, आप भूल रहे हैं, शेर का शिकारी तो कोई और है। आप तो बजाते खुद शेर हैं। वो सादगी जो इसे वालिद मुख्तरिम की जानिब से वादसे में मिली थी, इसके तहत वो बोल उठा, हाँ हबीबुल्लाह गड़बड़ा से के हम शेर हैं, शेर, और इसीलिए किसी गीदड़ के आगे रिश्ता जोड़ना अपनी तौहीन समझते हैं, और इसलिए तेरे लिए भी यही बेहतर होगा कि किसी शेरनी से दिल लगा ले और छोड़ दे इस दरना पार्टी वाली की बेटी का पीछा। डैडी जी, दिल पर तो बड़े बड़े राजों महाराजों का जोर नहीं चला, मैं तो फिर आम सा इंसान हूँ। हाँ तो हशर भी तो देखना फिर उनका क्या हुआ। वो चमक कर इसे बाज रखने की खातर बोले, ये तुम दोनों किस बहस में पड़ गए हो? इस बार सनाउल्लाह साहब ने लब किशाई की। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम दोनों कोई दरमियानी राह निकाल लो तो बेहतर है। यूँ भी बच्ची तो वो बहुत अच्छी है, मगर अपनी माँ तो तब्दील नहीं कर सकती। और क्या? इनकी माकूल तजवीज पर असदुल्लाह ने तेजी से असबात में सर हिलाया। चलो, हबीबुल्लाह ने एहसान करने वाले लहजे में अपना सर यूँ हिलाया गोया बात इनके बीच में समा गई हो। यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त मान लेते हैं कि वो अपनी माँ तब्दील नहीं कर सकती, मगर इसकी माँ अपनी धरना पार्टी तो तब्दील कर सकती है ना, वो कर ले बस। तब मुझे इस शादी पर कोई इतराज नहीं, बस अब और बहस नहीं। और अगर इसकी माँ अपनी पार्टी छोड़ दे तब मुझे बताना, मैं सर के बल वहाँ जाकर इस लड़की को ब्याह कर यहाँ ले आऊंगा। नाज़रीन, ये तो था मजनू पे बीतने वाला हालो हवाल। अब आइए जरा लैला पे क्या बीत रही है ये देखते हैं। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इस जलसे का जिक्र इन लोगों के सामने करने की? जाने वाले जा चुके थे, मगर जुवैद साहब ता हाल बेचारगी, तैश और नाराजगी की मिली जुली कैफियत के जेरे असर अपना सर थामे बैठे थे। सामने बैठी नहल की अलग रो रो कर हिचकियाँ बंद हो चुकी थी, मगर सोनिया की सेहत पर कोई असर पड़ना तो दरकिनार, इन्हें तो बिगड़ जाने वाली सूरत हाल की नजाकत और मामले की हसासियत का जैसे रत्ती बार भी अंदाजा ही ना था। इसलिए भड़क कर बोली, क्यों, क्या मैं कोई गुनाह कर रही हूँ जो छुपाती? बात गुनाह स्वाब की नहीं है सोनिया। वो जिद होकर बोले, वो तुम्हारी बेटी के होने वाले ससुराली थे, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था। ख्याल करने को कुछ छोड़ा था इस बदतमीज आदमी ने, वो मैं ना मानू वाले अंदाज में बोली। नहल इनका अंदाज समझकर और जोर जोर से रोने लगी तो वो मजीद चिढ़कर इस पर चढ़ दौड़ी। अब तुम क्यों इस तरह बैठी रो रो कर खामखा मेरा बीपी हाई करने पर तुली हो? अरे तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा कि मेरे इनकलाबी पार्टी में होने की बदौलत तुम इस करप्ट तरीन इंसान की बहू बनने से बाल बाल बच गई। आपको कैसे मालूम कि अंकल करप्ट तरीन है? नहल ने रोने का शुगल एक लम्हे के लिए तरक करके अजहद हैरानी से पूछा। हाँ तो इस पार्टी के हमायत सिवाय करप्ट लोगों के और करता ही कौन है? नाक चढ़ाकर सोनिया बोली। जुवैद साहब ने गहरे तासुब से इन्हें देखकर नफी में सारा हिलाया। तुम्हारा तो कुछ हो नहीं सकता सोनिया, मगर मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी है कि मैं भी अपनी बेटी के लिए
कुछ नहीं कर सका। तुम्हें नहल के लिए कुछ करने की जरूरत भी नहीं, मैं हूँ ना। फिर आंसू बहाती सुर्ख चेहरे वाली नहल की जानब देखकर पचकाते लहजे में कहने लगी, अरे जिंदगी कोई इस लड़के पर खत्म थोड़ी ना हो गई है। मेरे सर्कल में एक से एक बढ़िया से बढ़िया खानदान का लड़का मौजूद है। ये तो तुम्हारी जिद थी जो मैंने इन लोगों को यहाँ लाकर बिठा लिया था, वरना तुम्हारे लिए तो पहले भी लड़कों की कमी नहीं थी और ना ही अब है। बस अब तुम देखना मैं क्या शानदार लड़का तलाश करूंगी तुम्हारे लिए। वो शोखी में यकीनन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। कोई कैसा भी हो, हीरा सिफत और शानदारी क्यों ना हो मम्मी, मगर वो उससे तो नहीं होगा, वो लड़ती आवाज में बोली और एक झटके से अपनी जगह से उठकर ड्राइंग रूम से बाहर भागती चली गई। एक लम्हे के लिए तो सोनिया भी इसके रद्दे अमल पर चुप्पी चुप्पी रह गई। मिल गया तुम्हें जवाब, जुएद साहब कुछ देर बाद संजीदगी से बोले। आप तो कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। खैर मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पार्टी ऑफिस में मेरी मीटिंग है। मैं लेट होकर पार्टी की नजर में अपना इमेज बर्बाद नहीं करना चाहती। एक दफा MNA बन गई तो देखना इस इलाके की तकदीर बदल कर रख दूंगी, तब तुम लोग मेरी कदर पहचानोगे। अभी तो मुझ पर बहुत तनकीद करते हो ना, तब मेरे नाम से हर जगह शो मारते फिरोगे। वो आने वाले या शायद कभी ना आने वाले दिनों के तस्वर में खो गई बेगम साहबा। कुछ देर बाद नूरी की आवाज इनकी समाज से टकराई तो वो हड़बड़ाकर हाल में वापस लौट। नजर सामने खाली सोफे पर पड़ी, यानी कि जुवेद साहब कब के वहाँ से जा चुके थे। इनकी इस जुर्रत पर जी भरकर इन्हें ताव चढ़ा। बेगम साहबा, नूरी ने बेजारी से फिर आवाज दी। वो जी मैं सोने जा रही हूँ, आपसे पूछने आई थी। कुछ चाहिए तो नहीं? जो दफा हो जाओ, मैं कोई तुम्हारी मुख्ताज नहीं हूँ, जो चाहिए होगा खुद ले लूंगी। हिल कर पानी तो पिया नहीं जाता, बड़ी आई खुद ले लूंगी। ये जवाब नूरी के दिल ने दिया था। अलबत्ता लबों ने जबरदस्ती मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, अच्छा जी, और मुड़कर जाने लगी थी कि सोनिया जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोली, अच्छा रुको, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम यहाँ की लाइटें ऑफ करके दरवाजा बंद करके चली जाना। नाजरीन, अब लैला मजनू के बीच हुई इस मुलाकात को देखते हैं कि बात मुकम्मल बिगड़ जाएगी या कोई चांस रह जाएगा इन दोनों के मिलन का। तो आइए आगे देखते हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। यूनी के कैफे ट्राई में इस वक्त खासा गमा गमी थी। निस्बतन कोने वाली मेज पर मास काम वालों का एक ग्रुप खासे शोक चंचल मूड में बैठा खूब हल्ला गुल्ला कर रहा था और लता जी का ये दर्दनाक गाना इन्हीं के ग्रुप का एक वजूद और लंबे बालों वाला अपना जी भर के बेसुरी आवाज में गा गा कर गालबन बेसुरों का कोई अवार्ड अपने नाम करना चाह रहा था। बाकी सारे इसे चुप करवाने की अपनी सी नाकाम कोशिश किए चले जा रहे थे। अलगर्ज इन लोगों ने एक हंगामा बर्पा कर रखा था। इस वक्त यहाँ मौजूद सारे अफराद इस सूरत हाल से अच्छे खासे लुत्फानंदोज हो रहे थे और इस खुशबाश और बेफिक्र माहौल में अगर कोई मनूस चेहरा मौजूद था तो अल्लाह झूठ न बुलवाए वो असदुल्ला ही था, और अगर कोई रोनी सूरत थी नहल न्याजी ही थी। वो दोनों ही माहौल से कटकर उदास बुलबुल बने आमने सामने बैठे हुए थे। मगर क्या करें, हमारे पेरेंट्स की सियासी पार्टियां जुदा हैं, इसे यूं गाना चाहिए। दो दिल टूटे दो दिल हारे, लंबे बाल वाले ने कान पर हाथ रखा तान उठाई, धरना पार्टी वालों सदके तुम्हारे। असदुल्ला ने फिक्रा मुकम्मल किया तो इतनी देर से खामोश बुझी बुझी सी बैठी नहल ने चौंक कर इसकी उतरी सूरत देखी। क्यों निकाला पार्टी वालों सदके तुम्हारे, इसने सुलगते लहजे में कहा। तुम ये भी तो कह सकते थे ना, मैं ये क्यों कहूँ, शुरुआत तो तुम्हारी मम्मी की तरफ से हुई थी ना। जी नहीं, नहल चढ़कर मुंह बनाते हुए बोली, वो तो तुम्हारे डैडी अतवार वाले दिन के पीछे ही पड़ गए थे, तो मम्मी को मजबूरन बताना पड़ा कि वो इस रोज जलसे में जाने वाली हैं। तुम कुछ भी कहो, परेशान तो वो भी था, इसलिए जरा तेज होकर बोला, हमारे घराने में ये बात सख्त गलत तस्वर की जाती है कि कोई औरत सियासी जमात से वाबस्ता हो, और फिर कोई डिसेंट पार्टी हो तो अलग बात है, वो धरना डांस पार्टी लाहौल वाला कुव्वत। इसे खुद इल्म नहीं था कि वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने वाले जनाब हबीबुल्लाह की तरह ही लग रहा था। अच्छा, नहल ने अच्छा को खूब लंबा खींचा। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी वालदा भी तो इस पार्टी की वर्कर रही हैं। अपने जमाने में जिन्हें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जहर खंड सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजा कर बोली। असदुल्ला गड़बड़ाहट का शिकार हो गया कि ये राज की बात इसने खुद नहल को बता रखी थी कि इसकी वालदा शादी से कबल जब कराची के एक मुकामी कॉलेज में जेरे तलीम थी तो अपने कॉलेज में खासी सियासी वर्कर के तौर पर अपनी अलहदा पहचान रखती थी। अब जो भी था, ये अहम बात नहल को खासे गलत और खतरनाक वक्त पर याद आई थी। इसने तो सोचा था कि वो नहल को इसकी मम्मी के मुताल्लिक
थोड़ा बहुत बदसन करके अपना मुतालबा इसके सामने रखकर इस पर जोर डालेगा कि वो अपनी मम्मी से हर हाल हर सूरत में वो पार्टी छोड़ने का कहे, जो दरअसल सारे फसाद की जड़ और इनके मिलन में हायल सबसे बड़ी रुकावट थी। मगर जैसा सोचा जाए वैसा हो भी जाए, ऐसा अमूमन होता तो नहीं, तो फिर कैसा होता? बिल्कुल ऐसा ही जैसे अभी हो रहा था। हाँ, तो वो खुद पर काबू पाकर डिटाई से बोला, वो तो पुरानी बात थी, मगर जब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इन्हें वो रहनुमा अब नहीं चाहिए जो मंजिल का निशान दे न सके। झूठ मत बोलो ख्वामखा, नहल इसकी डिटाई पर भरमी से बोली। ये बात भी तुम ही ने बताई थी कि वो अब भी चुप चुप कर यूट्यूब पर अपने कायद के बसीरत अफरोज बयान नम आँखों से देख देख कर अपना सर दुखाती हैं और पूरे दिल से इस नारे पर यकीन रखती हैं कि हम ना होंगे हमारे बाद। हाँ ठीक है, तेज तेज अपना सर इस बात में हिलाने लगा। वो करती है ऐसा तो फिर ये मिस्टर असदुल्ला कि अगर तुम्हारी अम्मी का कोई सियासी नुक्ता नजर हो सकता है तो मेरी मम्मी का क्यों नहीं? इसमें तुम्हारे डैडी जी को क्या मसला है जो वो इतनी गैर अहम बात को अपनी अना का मसला बनाकर वहाँ मेरे घर में मेरे वालिदैन से खूब बदतमीजी करके आए हैं। नहर को हकीकतन हबीबुल्ला साहब के गैर मुहज़्ज़ब रवैये ने अच्छा खासा मायूस किया था। और जो तुम्हारी मम्मी ने हमारे साथ किया, इसे तुम्हारी जुबान में क्या कहते हैं? हम तो इसे घर आए मेहमानों की तौहीन समझते हैं। असद ने भी उधार न रखा। बस नहल यकदम हाथ उठाकर गुस्से के लहजे में बोली, जो होना था वो हो चुका, अब इस पर बहस करके एक दूसरे के वालिदैन को कसूरवार ठहराने से कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम ये बताओ आगे क्या करना है? दरअसल इस नुक्ते पर तो इतनी देर से असद आना चाह रहा था, इसलिए अपना गला खनकारते हुए यकदम सीधा होकर बैठ गया, जैसे बहुत सोच कर अल्फाज का इंतखाब करते हुए बोलना शुरू हुआ। देखो नहल, मैं तुम्हें पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि मेरे डैडी जी बहुत जिद्दी आदमी हैं। हमारे घर ही क्या पूरे खानदान पे इनका रोब है। यूँ कह लो कि सब डरते हैं। बोलते बोलते इसे नहल के चेहरे पर उभरती अजीब सी मुस्कुराहट देकर अपने अल्फाज गलत होने का शदीद एहसास हुआ। मेरा मतलब है कि सब बहुत इज्जत करते हैं इनकी, और मैं तो इन्हें दुख देने या इनकी बात रद्द करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हिम्मत ही नहीं है तुझमें साले। दिल बड़ी जोर से चलाया, मगर इसने अपने बदतमीज दिल की इस तंजिया बात पर कान न धरे और बात जारी रखते हुए कहा, और इसके साथ साथ एक सच ये भी है कि मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। अब की बार इसकी आंखों में एक नरम सा तासर भरा, तो अब नहल इसकी आंखों से महसूस होते जज्बात से मुकम्मल अनजान बनते हुए बोली, मुझसे क्या चाहते हो तुम अपनी अम्मी को समझाओ कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें। डैडी जी ने बस यही शर्त रखी है। वो एक ही सांस में जल्दी से यूं बोला, गोया अब नहीं तो कभी नहीं। ओहो आई सी। नहल की समझ में जैसे सारा मामला आ गया। इसने सारा हलाते हुए बड़ी मसनूई नरमी से कहा, अगर हमारी मिलन की यही सूरत है तब तुम यही बात अपने डैडी जी को क्यों नहीं समझा सकते? पार्टी तो वो भी छोड़ सकते हैं ना अपनी। यार असद बुरी तरह चिढ़कर बोला, तुम समझ क्यों नहीं रही? वो नहीं छोड़ेंगे अपनी पार्टी, तुम नहीं जानती। वो अपने लीडर से अंधी मोहब्बत करते हैं। वो बेचारगी से बोला, और मम्मी ना सिर्फ अंधी बल्कि मुकम्मल तौर पर अपाहज मोहब्बत अपने लीडर से करती है। तब वो क्यों मानने लगी मेरी बात? वो जैसे इस बहस से आजिज आ चुकी थी। तुम मेरी खातिर इतनी सी बात अपनी मम्मी से नहीं मनवा सकती? असद इसे शर्मिंदा करने वाले लहजे में नाराजगी से बोला, मगर नहल ने बजाय शर्मिंदा होने के तंजिया मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर इसी की बात इसे वापस दे मारी। मनवा तो तुम भी सकती हो, शाबाश, थोड़ी सी हिम्मत करके देखो, मुझे ताने मारने की जरूरत नहीं। इसने तैश में आकर मेज पर जोर से हाथ मारा। नहल डर कर बेसाख्ता पीछे हुई। मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, बिल्कुल मनवा सकता हूँ, लेकिन मैं मनवाना ही नहीं चाहता। और वैसे भी मेरे डैडी जी मर्द हैं। ख्याल तो तुम्हारी मम्मी को होना चाहिए अपनी शख्सियत का। अरे एक बेटी की माँ है, वो किसी और का नहीं तो तुम्हारा ही ख्याल कर ले कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। इसे इस बार वाकई गुस्सा आ गया था, इसलिए बिला सोचे समझे जो उल्टा सीधा मुंह में आया बकता चला गया। क्या सोचेंगे मिस्टर असदुल्ला भट्ट? नहर के कानों से इसकी बकवास सुनकर धुआं निकलने लगा। जरा मैं भी तो सुनो, तुम अपनी माँ की तरह एक बेइंतहा जिद्दी और जुबान दराज औरत हो। वापिस से बाहर होकर बोला, क्या हुआ अगर तुम कतर कतर जुबान चलाने की बजाय मेरी बात मान जाओ? मेरी मम्मी के बारे में अब अगर तुमने एक और लफ्ज अपने गंदे जैसे मुंह से निकाला तो मैं हर लिहाज बुलाए ताक रखकर यही अब भी और इसी वक्त तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी। जो जो इसके अंदर भड़कते शोलों का ग्राफ बुलंद होता गया, तू इसकी आवाज भी ऊंची होती गई, और आखिरी जुमले पर तो इसकी आवाज का लेवल इतनी बुलंदी पर जा पहुंचा कि जुमला हाज़रीन ने बेहद हैरत और दिलचस्पी से यकदम खामोश होकर चौंकते हुए इनकी मेज की जानब देखा था।
तकरीबन सभी को अपनी जान मुतवज्जा देखकर असदुल्ला एकदम से शर्मिंदा सा हो गया। बहुत अफसोस है मुझे खुद पर। दूसरे ही लम्हे वो अपनी हालत पर काबू पाकर अजीब से लहजे में बोला कि मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत के काबिल समझा, हालांकि तुम मेरी नफरत के भी लायक नहीं थी। जाहिर सी बात है, नहल के जेर ना होने वाले रवैये ने इसकी मर्दाना ना को बड़ी कारी जरब लगाई थी। ऐसे में वो जितना भी तिल मिलाता कम था। दूसरी तरफ नहल का ख्याल ये था क्योंकि वो दुरुस्त मौक़िफ़ पर है, लिहाजा वो क्यों खामखा असद का बेजा ज्यादती का मुतालबा तस्लीम करती फिरे। और फिर सच्ची बात तो ये है कि अब से कुछ देर कबल चाहे दबाव में आकर या गुस्से में ही इसने जो जुमले सोनिया बेगम के लिए कहे थे वो कतई नाज़ेबा और हकीकतन काबिल गिरफ्त और अच्छे खासे नरम मिजाज इंसान को भी भड़काने के लिए काफी थे। अब ऐसी सूरत हाल में यही कुछ हो सकता था जो हो चुका था। तुम्हें तो खैर क्या अफसोस होगा खुद पर। नहर की जुबान जो कभी फुआर बनकर असद पर बरसा करती थी इस वक्त शोले उकर रही थी। हाँ, शर्मिंदगी तो मुझे खुद पर हो रही है जो इतने दिन तुम्हारे पीछे अपनी मम्मी का दिल दुखाती रही। तो अब कर लेना ना इनकी दिल आजारी का मदावा। इनके साथ इनकी धरना डांस पार्टी ज्वाइन करके वो बड़ी तेजी से अपनी नशिस्त से उठा और दोनों हाथ में इस पर रखकर इसकी जानब झुककर बड़े तनसी अंदाज में बोला था, मशवरा दे ही रहे हो तो एक मेरा भी सुन लो। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोल उठी, तुम भी फौरन से पेशदार अपने डैडी जी को ज्वाइन कर लेना, शायद इसी बहाने तुम जैसा डरपोक शेर बन जाए। सभी वाकिफ थे कि दो प्रेमी पंछी हैं, अभी लड़ रहे हैं तो क्या हुआ, बहुत जल्दी सुलह भी कर लेंगे। और शायद इसीलिए किसी ने दरमियान में कूदकर सुलह सफाई कराने की कोशिश नहीं की थी। और अच्छा ही हुआ कि किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि इस बार इनके दरमियान दोस्ती नहीं हर हाल में जंग होना मुकद्दर थी। तो नाजरीन, आपने देखा कि लैला मजनू की मोहब्बत अब बगावत अख्तियार कर चुकी है। अब आगे देखते हैं कि दोनों कौन से धरने देने वाले हैं। लड़का अपने वालिद की पार्टी और लड़की अपनी वालदा की पार्टी ज्वाइन तो कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इस सियासी पार्टियों के चक्कर में इनकी शादी हो पाएगी या नहीं, ये भी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो आगे देखने के लिए हमारे साथ रहिए। ओ माई चाइल्ड, सोनिया जो इस वक्त लॉन्च के सोफे पर बैठी गर्मा गर्म टॉक शो देखने में मसरूफ थी। इसने अपने करीब आकर अभी अभी बैठने वाली नहल की बात पहल तो इस पर तवज्जो ही न दी, फिर जोश के मारे जैसे अपनी जगह से उछल ही तो पड़ी थी। क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। उन्होंने वॉल्यूम बंद करते हुए बेयकीनी से इसकी जानब देखकर कहा, वही जो आपने सुना है मम्मी। इनके पास रद्दे अमल पर नहल खौम खास शर्मिंदगी महसूस करती हुई बोली, मैं वाकई आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। वो बेसाख्ता इसका गाल मुसरत से चूम कर बोली, बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। अरे मैं तो बहुत अरसे से यही चाह रही थी कि तुम भी इस तरफ आकर अपनी सलाहियतें आजमाओ, मगर चलो वो क्या कहते हैं, देर से आए दुरुस्त आए। मैं कल ही तुम्हें अपने साथ पार्टी ऑफिस ले जाकर बकायदा रजिस्टर करवा दूंगी। इसके बाद ये तुम पर मुनस्सर है कि पार्टी में अपनी जगह कैसे बनानी है। उन्होंने तो फटाफट अमल तय करके इसके सामने रख दिया। ठीक है मम्मी। और नहल लाशौरी तौर पर इनके जानिब से अपने इस गैर मामूली और गैर मुतवक्का फैसले की बाबत सवाल किए जाने की मुंतजिर थी। इनका जोशो क्रोश देखकर मजीद बुझ गई। तो फिर चलते हैं कल। ओके डियर, उन्होंने कहा और मोड़ से आवाज अनम्यूट करते हुए चटखारे लेकर इसे बताने लगी, अभी तुम जरा ये देखो मेरे साथ हमारा खिलाड़ी कैसे इस पटवारी की तबीयत साफ कर रहा है, देखो जरा। मगर नहल ने बजाय इस दंगल को मुलाहजा करने के बेदिली से सर झुकाते हुए हाथ में पकड़े अपने फोन की स्क्रीन देखना शुरू कर दी। शायद माजरत का कोई पैगाम या FB स्टेटस हो, क्योंकि जहन और दिल जैसे आज सुबह हुई इस लड़ाई में ही कहीं अटक कर रह गया था। इधर असदुल्ला का वालिद भी बहुत खुश था। शाबाश मेरे शेर, जवाना क्या सुथरा जवाब दिया है। और ठीक इसी वक्त यानी 8 बजे जब सोनिया बेगम अपने मन बहाते लाल गुलाबी चैनल पर खिलाड़ियों के हाथों पटवारियों की तस्जील होते देखकर तालियां बजा रही थी, यहाँ अपने घर के टीवी लाउंज में मौजूद हबीबुल्लाह साहब अपनी पसंदीदा नीले पीले चैनल पर अपनी पार्टी के मतवालों से इन धरना डांस पार्टी वालों की जिल्लत बनते देखकर आज हद महफूज हो रहे थे। अब इस सारे किस्से में गलत सही अखलाकी कदरों मतवाजन समाजी रवैयों मुखालिफ की राय की हमीयत वगैरह जैसी कतई गैर अहम और खुश किस्म की बातों में कौन पड़ता है। अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना नजरिया, बस यही काफी है। वो जी मैं कह रही थी, हलीमा चाय का कप अदब से इनके आगे
आगे रखते हुए अपनी मखसूस दबी दबाई आवाज में गुफ्तगू का आगाज करते हुए बोली, फिर क्या सोचा है आपने असदुल्ला के बारे में? वो सामने कुर्सी पर टिक गई और जवाब तलब निगाहों से टॉक शो देकर शिद्दत जज्बात से हबीबुल्ला का सुर्ख पड़ता चेहरा देखने लगी। हबीबुल्ला ने जरा की जरा चौंक कर इन्हें देखा। इसके बारे में मुझे क्या सोचना है? वो उल्टा इन्हीं से पूछने लगे। कैसा मुरझा गया मेरा बच्चा? वो न जाने कहां से यकदम आंखों में ढेर सारा पानी और आवाज में सोच बार लाई। इसका चेहरा देखती हूँ तो कलेजा मुँह को आने लगता है। ये जो कलेजा तेरे मुँह को आ रहा है ना हबीबुल्ला, इनकी नीयत बांध कर गरजे, वो तेरे मुँह से निकाल कर मैं चबा डालूंगा, समझी? हाँ हाँ जानती हूँ कि वो दिलगीर होकर बोली कि आप में माशाल्लाह से ये क्वालिटी भी मौजूद है। कौन सी क्वालिटी हबीबुल्ला के पहले से खड़े कान मजीद खड़े हो गए। जरा मुझे भी तो बताना। यही कलेजा चबाने वाली यानी डायनो वाली, वो अज़हद मासूमियत से बताती गई। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ हलीमा। हबीबुल्ला डाइन का खिताब मिलने पर तिलमिला कर बोले, ये जो तेरी मशहूर जमाना सादगी है ना, ये डॉक्टर शाहद मसूद वाली क़यामत है। जी क्या मतलब? वो अपने नदीदा आंसू खुशक करके बच्चों की सी मासूमियत से इनकी जानब देकर आंखें चिपकाने लगी। यानी कि नहीं है। वो भड़क उठे। आप जो भी कहें। वो बुरा मनाए बगैर धीमे से मुस्कुरा कर बोली, वो आपकी मर्जी ठहरी, मगर मैं तो इस वक्त असदुल्ला के मुतल्लक बात करने आई हूँ। क्या बात हो रही है मेरे मुतल्लक? अभी इनका जुमला मुकम्मल भी न हुआ था कि असद लाउंज में दाखिल होते हुए इनकी बात दरमियान से उचकाता हुआ बोला और बड़े खुशगवार मूड के साथ हबीबुल्ला के बराबर में बैठ गया। अच्छा हुआ तुम भी आ गए। हलीमा के अंदाज में इत्मीनान सा उतर आया। मैं भी सरताज से तुम्हारे और नहर के मुतल्लक ही बात करने लगी थी। कौन सी बात? इससे कबल के हबीबुल्ला कोई सख्त बात जवाबन कर पाते, असद ने यकदम संजीदा होते हुए पूछा, गोया बात की नवीयत से ना वाकिफ हो। हलीमा तो हलीमा। खुद हबीबुल्ला इसके गैर मामूली अंदाज पर बेतरह चौंक कर मुतवज्जह होके प्रोग्राम में अब वक्फा आ गया था, इसलिए इसकी आवाज बंद करते हुए वो पूरी तरह अपना चेहरा मोड़कर इसे देखने लगे। तुम्हारी और नहल बेटी की शादी की बात हलीमा यूं बोली गोया इसे याद दिलाना चाह रही हो। हबीबुल्ला ने चिढ़कर हलीमा को बुरी तरह घूरने लगे। ये शादी अब कभी नहीं होगी अम्मी, वो आस्तगी से बोला। क्या? हलीमा को इसके मुंह से ये सुनकर झटका सा लगा, मगर क्यों? वो इसकी जानब देखकर बेसाख्ता होकर बैठी। हबीबुल्ला भी हैरान हुए मगर सहर न किया, क्योंकि मैं वो इतना कहकर यूं रुका गोया जो कुछ आगे कहने का इरादा रखता है इस अनहोनी पर खुद यकीन नहीं कर पा रहा। मैं डैडी जी की पार्टी ज्वाइन कर चुका हूँ। है? हलीमा ने दहल कर अपने सीने पर हाथ रख लिया। शाबाश भाई जी आया नो। हबीबुल्ला का लहजा खिल उठा। वो अपनी कुर्सी से उठे और बेसाख्ता इसे खुद के गले लगा लिया। अब देखना नहल बीबी के मैं महज नाम ही का नहीं असली वाला शेर हूँ। वो सोच रहा था साडा लीडर आवे यावे। जूजू इंतखाबात नजदीक आ रहे थे तू मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानब से अवामी राब्ता शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। आज ऐसे ही किसी सिलसिले में मुकामी सियासी जमात के किसी नुमाइंदे ने इनकी यूनी को रौनक बख्श रखी थी। अपने मतवालों प्यारों वगैरह का लहू गरमानी और मुस्तकबिल करीब के सुखाने सपने दिखाती इनकी ये जोश और जज्बात पर मुश्तमिल तकरीर पिछले आधे घंटे से जारी व सारी थी। वो दम लेने को जरा ठहरते तो इस वक्फे में कोई मतवाला जज्बात से मगलूब आवाज में भरपूर नाहरा मारकर माहौल पर छाई गर्मी को कम होने न देता। और ऐसे में वही असदुल्ला जिसे इन सारे मामलात से हमेशा ही बेजारी रही थी, आज खुद इस माहौल का हिस्सा बना खड़ा था और बड़ी खामोशी और ज्यादा बेजारी से इन्हें सुन रहा था। हम एक बार इक़्तिदार में आगे तो आवाम को बिजली देंगे, तो अब तक दी क्यों नहीं? अभी भी तो आप ही की हुकूमत है। कोई बड़ी जोर से चलाया, सब बुरी तरह चौंक पड़े और आवाज की सिमत का तायन करने लगे। क्योंकि मजमा बहुत ज्यादा था इसलिए सभी नाकाम रहे। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम इस बार आवाम को पानी पानी कर देंगे। MNA साहब संभल कर फिर इस अज़म से बोले, हालांकि शर्म से पानी पानी तो आप खुद को हो जाना चाहिए। नामालूम सिमत से आवाज फिर सुनाई दी, ओए ये कौन बीच बीच में बकवास कर रहा है? मजमे में बेचैनी सी फैल गई। हम आपको सस्ती रोटी फराम करेंगे। वो यक लख्त ठहर कर दोबारा बोले, और खुद इम्पोर्टेड ब्रांड के पिज़्ज़े बर्गर उड़ाएंगे, वो भी हमारे पैसों से। लखती लानत तेरे थे। ओए देखो पकड़ो उसे। और इस बार न सिर्फ आवाज की सिमत बल्कि जिस मुबारक मुंह से ये आवाज बरामद हो रही थी इसका भी बासानी तायन कर लिया गया। ये मुखालफिन का एक ग्रुप था जो दरअसल यहाँ करने ही यही बैठा था। और असद की आंखें ये देखकर फटी
फटी की फटी रह गई कि मुख्तरमा नहल न्याजी भी इस ग्रुप में शामिल थी कि जिसकी शामत इनके ग्रुप के हाथों अब आना ही चाहती थी। इन लोगों ने पकड़े जाने पर वहां से फरार होने की कोशिश की थी मगर बेकार रह गई। कुर्सियां उल्ट गई, क्लीन पलट गए, डंडे, लाठियां, मुक्के, लाते, थप्पड़, इन सब का इस्तेमाल किया गया। MNA साहब तो फौरन से पेशतर वहां से किसके लिए अक्लमंद जो ठहरे। बदहवास नहल ने यहाँ तक तो खुली आंखों से देखा, इसके बाद क्या गुजरी इसे कुछ खबर नहीं थी, क्योंकि धड़ाधड़ चलने वाली लाठियों में से एक इसके सर पर बरसकर इसे आलम से बेगाना कर गई थी। जब होश आया मैं कहाँ हूँ, बड़ी दिक्कत से इसने अपनी आंखें खोली तो चंद लम्हे वाकई समझ में कुछ न आया कि वो कहाँ है, यानी जन्नत में या दोज़ख में, क्योंकि अपनी दानस्त में वो फौत हो चुकी थी। तुम अपने घर में अपने रूम में हो बेटा। इसे होश में आता देखकर जुवैद साहब जो इस तमाम अरसे में भूखो प्यास से बेनियाज इसके सामने देरे सोफे पर बेकरारी से बैठ रहे थे, लपक कर इस तक आए। अच्छा तो मैं जिंदा हूँ, उठने की कोशिश करते हुए नकाहत ज़दा आवाज में बोली। ओहो बेटा उठ क्यों रही हो, लेटी रहो। वो इसके नजदीक बैठते हुए इसका पट्टी बंदा माथा चूमकर बोले, मैं तो यूनी में थी ना, वहाँ हंगामा हो गया था। इसे जैसे सब याद आने लगा, सब कुछ अपने बिल्कुल मुकाबला आ जाने वाले वो दुश्मन जहाँ भी जो इस नाजुक लम्हे में भी मुकम्मल अजनबी बना खड़ा था। ये बात याद आने पर इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार बार आए। क्या बहुत दर्द हो रहा है? जुवैद साहब जो इसका चेहरा बगौर देख रहे थे। जी डैड, इसकी आंखें बाहर आई। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इस हंगामे में पड़ने की? इसकी भीगी पलकें देखकर जुवैद साहब को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ गया। तुम गई ही क्यों थी वहाँ? वो हमारी पार्टी के लोगों का प्लान था वहाँ जाकर इन लोगों को परेशान करें, तो वो मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इसने सर झुकाकर मुजरमाना लहजे में बताया। पार्टी जुवैद साहब सख्त लहजे में बोले, मैं तंग आ चुका हूँ इस मनूस लफ्ज से। तुम्हारी मम्मी ही क्या कम थी जो तुम भी इनके नक्शे कदम पर चल निकली, और फिर तुम्हें जरूरत ही क्या पड़ी थी कि आखिर इन मामलात में पड़ने की, जबकि तुम्हारा ऐसा कोई रुझान नहीं था। अब इन सवालों का जवाब तो खुद इसके अपने पास भी नहीं था, तो इन्हें क्या देती? हाँ अलबत्ता वो इनके मजीद सवालात से बचने के लिए इनका ध्यान जरूर दूसरी जानब मोड़ सकती थी। सो इसने यही किया। मुझे घर किसने पहुँचाया था? इसने नजरें चुराते हुए पूछा। दिल को उम्मीद थी कि इसकी इतनी फिक्र माँ स्वाए असद के और किसे हो सकती थी, मगर कौन लाता? जुवैद साहब लम्हा याद करके रंजीदगी से बोले, जायब कुआ से रेस्क्यू वालों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था, वहीं से तुम्हारी यूनी के किसी दोस्त ने यहाँ घर पर फोन करके इतला दी तो मैं वहाँ पहुँचा। ओहो, वो अपने गलत गुमान पर गोया खुद को दिल ही दिल में मलामत करने लगी। तुम्हारी मम्मी को तो अपने फजूल किस्म के जलसों से फुर्सत नहीं मिलती। जुवैद साहब भरमी से बोले, लेकिन आज आने दो इसे घर, अच्छी तरह पूछूंगा इससे कि वो खुद तो इन चक्करों में ख्वार फिरती ही थी। ये आखिर तुम्हें अपने साथ ख्वामखा घसीटने की इसे क्या सूझी? डैड प्लीज, वो इनका गुस्सा देखकर बोली, इनका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं, ये तो मैं खुद ही। आप प्लीज इन्हें कुछ मत कहिएगा। अच्छा खैर, जुवैद साहब ने इसका उतरा चेहरा देखकर खुद को संभाल लिया, वरना आज तो दिल चाहता था कि अच्छी तरह सोनिया बेगम की खबर ली जाए। चलो तुम फिक्र मत करो, बस आराम करो, मैं नूरी के हाथ फ्रेश एप्पल जूस भिजवाता हूँ। वो शफकत अमेज मोहब्बत से इसका गाल थपथपा कर बोले। नहल ने हल्के से अंदाज में मुस्कुरा कर असबात में सर हिला दिया तो असदुल्लाह जुवैद साहब के कमरे से जाते ही नहल ने वो आंसू जो इनका लिहाज करके अपनी पलकों तले रोक रखे थे आजाद कर दिए। आज तुमने अपने इस कदर बेगाना रवैये से अपना कहा साबित कर ही दिया, और मुझे देखो, वो जिसे खुद अजीती की इंतहा पर पहुंचकर अपना मजाक खुद ही उड़ाते हुए बोली। मैं आज तक इसी इंतजार में रही कि शायद तुम्हें तुम्हारे बदतरीन रवैये का एहसास हो जाए और तुम लौट आओ, मगर चलो अच्छा ही हुआ जो आज ये लाहासिल इंतजार भी अपने अंजाम को पहुंचा। इसकी सिसकियां लम्हा ब लम्हा बढ़ती गई। नाज़रीन, ये सियासी पार्टियों की लड़ाई का असर इन लैला मजनू पर क्या पड़ने वाला है, आइए देखते हैं और जानते हैं कि अब भी इनके वालिद और वालिदा इन दोनों के हक में फैसला देते हैं
या नहीं। दोबारा फिर जब धरने पार्टी में नेहल और असद का आपस में आमना सामना होता है, हालात बिगड़कर कैसे इनके हक में होते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। नेहल तुम इधर, और वो अभी बेहोश होने की तैयारी ही कर रही थी कि न जाने कहां से बिल्कुल अचानक असद नमोदार हुआ और इसे अपने रूबरू पाकर हैरान रह गया। तुम नेहल ने अपनी तेजी से सुन होते दिमाग को यकदम जैसे बरकी झटका लगते महसूस किया। तुम यहाँ कैसे? इसके मुंह से टूट टूट कर जुमले अदा हुए। यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अहमक लड़की सूरत हाल इतनी तेजी से बिगड़ रही थी कि असद ने ज्यादा देर खामोश रहना मुनासिब ख्याल न किया और जल्द ही अपनी हालत में लौट आया। तुमने क्या कोई कसम उठा रखी है इस सीजन में होने वाले हर हंगामे में हिस्सा लेने की? वो दांत पीस कर बोला। अब जल्दी चलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग तुम्हें भी इन लड़कों की साथी होने की पदाश में कोई नुकसान पहुँचा दे। वो इसके नजदीक तर आकर फिक्रमंदी से बोला। अच्छा, वो तंजिया मुस्कुराई। आज बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। उस दिन क्या हुआ था जो मुझे यूं ही बेयारो मददगार छोड़कर अपनी पार्टी वालों के साथ चल दिए थे? बेकार की बहस मत करो। देखो ये लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुम मेरी बात सुनो। और अभी इसकी बात मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि फजा में गोलियों की गरगराहट गूंज उठी। नेहल का चेहरा फुक हो गया। इसने फौरन इसका हाथ पकड़कर खींचा। चलो, अब पता नहीं नेहल अपने हवास खो बैठी थी या अब भी जिद्दीपन का मुजाहरा कर रही थी। खैर जो भी था, वो बावजूद असद के घसीटने के अपनी जगह से हिली नहीं। पागल हो गई हो क्या? वो वहशत से चलाया। चलो नेहल, मगर इसकी ये सारी कोशिश बेकार गई कि होनी होकर रही। नामालूम सिमत से आने वाली गोली अपना काम कर गई। नेहल ने पूरे कद से असद को नीचे गिरते देखा। मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लगते जिगर हबीबुल्लाह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बार बार इस निजी हॉस्पिटल के शानदार से कमरे में मौजूद अपने बिस्तर पर तकियों के सहारे नीम दराज इसका चेहरा हाथों के प्याले में बारकर चूम रहे थे। सामने सोफे पर हलीमा नमाज के अंदाज में दुपट्टा ओढ़े बैठी बड़ी इत्मीनान से इसे देख रही थी, जबकि सनाउल्लाह वक्फे वक्फे से अपनी ज़हीफ आंखों में डर आए आंसू पूछने के साथ साथ कोई न कोई आयत पढ़कर इस पर फूंकते न थकते थे। कैसी जानलेवा आजमाइश थी जो रब करीम की खास और खास मेहरबानी से आते आते टल गई। वो तो उस दिन अपने दोस्तों के साथ किसी घराने की माली इमदाद करने के लिए गया था कि ये इन दोस्तों का मामूल था। अब इसे क्या मालूम था कि वहाँ इस दुश्मन जान से ऐसे खतरनाक हालात में सामना होगा। कहने सुनने को बातें तो बहुत सी थी, मगर ये भी कोई मौका था। मगर ये अक्ल की बात इस नेहल नियाजी को कौन समझाता? अलगर्ज इन तफ्शीशनाक हालात में वो हुआ जिसका अंदेशा था। किसी जीदार ने इन्हें वहाँ से भगाने को फायरिंग तो हवाई ही की थी, मगर अब ये असदुल्लाह की किस्मत के इसके नाम की गोली इसे ही आ लगी। अल्लाह का शुक्र, अंधी गोली इसका बायां कंधा ही उधेड़ पाई थी, बाकी वो सालम रहा। वो झटका खाकर गिरा जरूर था, मगर होश से बेगानी नेहल बीबी हो गई थी। इन दोनों के अलावा दीगर जख्मियों को भी हॉस्पिटल पहुंचाया था। कुछ खाने पीने का जी चाहता हो तो बता दे, चॉकलेट ला दूं। हबीबुल्लाह साहब की तो सारी अकड़ फूंक इन 3 अजियतनाक दिनों ने नाक के रास्ते निकाल दी थी। जाहिर अपने जवान बेटे को यूं खून में लथपथ देखना कोई आसान बात थी क्या? ओहो डैडी जी, वो हल्का सा चिढ़ गया। मैं कोई बच्चा हूँ जो चॉकलेट से बहल जाऊंगा? इसके अंदाज पर बेसाख्ता हलीमा ममता लुटाती निगाहों से इसका नकाहत ज़दा चेहरा देखा। आप भी कमाल करते हैं सरताज। फिर सोच में गलतियाँ हबीबुल्लाह का चेहरा देखकर मैंने खेस लहजे में बोली, समझा करे ना, बाकी वो बच्चा तोड़ ही रहा है। अब चॉकलेट से कहाँ खुश होगा? ठीक है ठीक है। और हबीबुल्लाह जैसे इनका इशारा समझकर तेजी से सर असबाब में हिलाकर मुस्कुराते हुए बोले, समझ गया, मैं समझ गया। बस चलो बेटा जी, अब घर चलने की तैयारी शुरू करो। इनका अंदाज ऐसा था कि सनाउल्लाह भी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। असद उलझकर इन सब के चेहरों पर खिलती मैनी खेज मुस्कुराहट देखने लगा। और अगले ही दिन हबीबुल्लाह सोनिया के घर था। आपका ये मुजरम आपके सामने बैठा है बहन जी। आज वही घर था, वही मेहमान खाना और वही अफराद। हाँ, मगर मंजर जरा मुख्तलिफ था। और हबीबुल्लाह इंतहाई शरीफाना अंदाज से अपनी कुर्सी संभाले, सर को जरा सा खम किए अपने मुकाबले संजीदगी से बैठी सोनिया बेगम से शर्मसार से लहजे में बोले थे, मुझे चाहे मार लें, बुरा भला कह लें या घर से धक्के देकर निकालें। वो जज्बात से बोलते
क्या मुझे गालियां दे लें या फिर पुलिस के हवाले कर दें। अगर वाकई सोनिया बेगम ने इस बयान पर यकीन करके अमल कर डाला होता तो इस मरतबा न सिर्फ उन्होंने अपने मजाजी खुदा को गोली मारी बल्कि मध्यम लहजे में कुछ बोला भी था। वो चौंक कर यकदम खामोश हो गए। पता नहीं इस नमूने को बात करने का ढंग कब आएगा। सनाउल्लाह साहब ने इनके खामोश हो जाने पर दिल ही दिल में कलमा शुक्रिया अदा किया। आपको माफी मांगने की हरगिज जरूरत नहीं भाई साहब। चंद सानियों की खामोशी के बाद बिल आखिर सोनिया ने अपने लबों को सहमत दी। देखा जाए तो गलती मेरी भी बराबर की थी। घर आए मेहमान और वो भी समझी से ऐसा सलूक हरगिज भी मुनासिब नहीं था। वो खुले दिल से बोली और इनका ये दिल यूं ही नहीं खिल गया था। नहल 72 घंटे बेहोश रही थी। पूरे 72 घंटे असद को गोली लगते देखकर इसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। ये तो खैर गुजरी कि इसका नर्वस ब्रेक डाउन नहीं हुआ और यूं नहल की 72 घंटों की खामोशी और गैर मौजूदगी ने सोनिया बेगम जैसी घमंडी और खुद को अक्लमंद तस्वर करने वाली औरत को वो सबक सिखाया जो अब इन्हें सारी जिंदगी याद रहता कि गलती दोनों जानब से हुई और खुदा का शुक्र है कि दोनों ही को बर वक्त अपनी हमाकत का एहसास भी हो गया। तो बस मेरा ख्याल है कि अब इस बात को यही इसी जगह पर खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने ताईद तलब निगाहों से सनाउल्लाह साहब की जानब देखा। वो फौरन ताईदी अंदाज से अपना सर हिलाते हुए नरमी से बोल उठे, देखो मेरे बच्चों, अपने नजरिए पर कारबंद रहना अच्छी बात है, मगर इससे भी उम्दा बात यह है कि दिल में दूसरों के लिए भी गुंजाइश रखी जाए कि इससे एक सेहतमंद और मुस्बत मुआशरे की बुनियाद पड़ती है। चले शुक्र है सनाउल्लाह खामोश हुए तो हलीमा चहकने लगी। ये माफी तलाफी का सीन बाएहसन खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मेरा ख्याल है कि अब आगे का अमल तय कर लिया जाए तो बेहतर है और मेरा मशवरा तो ये है कि अगर चांद रात ही को निकाह की सुन्नत अदा कर दी जाए तो अच्छा है। क्यों, आप क्या कहती हैं? उन्होंने सवालिया निगाहों से सोनिया बेगम को देखा। नहीं भाई, सोनिया यकदम बुखलाकर बोली, चांद रात को तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन क्यों नहीं जी? हबीबुल्लाह चिढ़कर टो लेने वाले अंदाज से बोले, क्या इस रात भी आपका कोई जलसा है कहीं? हबीबुल्लाह के इस जुमले पर हाजरीन ने कदरे परेशानी से सोनिया बेगम की जानब देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सोनिया ने जल्दी से नफी में सारा लाया। वो दरअसल मैं चाह रही थी कि अब अगर ये शादी हो ही रही है तो क्यों ना हम इसे जरा सियासी सा रंग दे दे। आखिर ऐन गैन वालों के लड़के से इनकलाबियों की लड़की की शादी हो रही है, ये कोई मामूली वाक़या है? और नो मम्मी, ये क्या कह गई आप? और ड्राइंग रूम के दरवाजे से चिपकी खुशगवार तजर्बे के पेशे नजर सारी कार्रवाई बजाते खुद समाप्त कर दी। नहल ने ये सुनकर बेसाख्ता अपना साथ पकड़ लिया। क्या हुआ? और अपने घर के वसी टेरेस पर मौजूद मगर बजरिया फोन कॉल इस सारे माहौल से जुड़े असद ने नहल की ये बात सुनकर अपना सांस सीने में अटकता महसूस किया। अब क्या कर बैठी तुम्हारी मम्मी? यार तुम फौरन से पेशेदार अंदर जाकर इन्हें समझा दो, मुझे बार बार गोली थोड़ी न लगेगी। वो तो उस रोज किस्मत गद्दारी कर गई थी। अभी असद का वावेला फोन की दूसरी जानब जारी ही था कि अंदर से वालिद बुजुर्ग की तहसीन अमेज बेसाख्ता किस्म की आवाज सुनाई दी। वाह, क्या शानदार और नया नकोर आइडिया आया है आपके दिमाग में भाई, वाह वाह भाई जी। सोनिया उछल ही तो पड़ी थी। यानी दो सियासी शख्सियात तो एक दूसरे का नुक्ता नजरिया बासानी समझ चुके थे, मगर बाकी सियासी अफराद की सोच छोटी समझ ले या बरीक बात समझ नहीं सकी थी। यानी हबीबुल्लाह साहब बाछियाँ चीर कर बोले, मुल्क के वसी तर मुफाद में असद और नहर की शादी पक्की। हाँ, सोनिया ने भी ड्रामाई अंदाज अख्तियार करते हुए कहा, और वो भी ईद के बाद, क्योंकि ईद पर तो सभी लोग अपने अपने घरों में मसरूफ होते हैं ना। तुम दोनों नहीं सुधरोगे। सनाउल्लाह साहब ने इनका मौकफ सुनकर बेसाख्ता ठंडी सांस भरते हुए कहा, जबकि बाकी सब हंस पड़े थे। या हो तभी बाहर खड़ी नाहल मारे खुशी के उछल पड़ी। क्या हुआ? क्या हो गया? अब क्या हुआ? कुछ बताओ ना। दूसरी जानब नहल की चीख ने असद की जान सूली पर लटका दी। ओफो, वो खुद पर काबू पाकर हंसते हुए बोली, मुबारक हो असदुल्लाह, मुल्क के वसी तर मुफाद में हमारे सियासी पेरेंट्स ने हमारी शादी ईद के बाद पक्की कर दी है। वो इस अजीब बात पर इस कदर हैरान हुआ कि ढंग से खुश भी न हो पाया। ये हमारी शादी से मुल्क के वसी तर मुफाद का भला क्या ताल्लुक? तुम सियासी हो ना? नहल ने चिढ़कर पूछा। थोड़ा बहुत, वो रुवानी से बोला। जाने दो। नहल दोबारा हंस पड़ी। तुम नहीं समझोगे और फिर समझकर करना भी क्या है? हमें जो चाहिए था वो रब ने बिन मांगे दे दिया। अब सवाल करने की बजाय जाकर इस मेहरबान का शुक्रिया अदा करो। मैं तो चली, खुदा हाफिज। अरे सुनो तो, वो कहते
कहता ही रह गया, मगर नहल ने अपनी कहकर फोन कट से बंद कर दिया। सुन लूंगी तुम्हारी भी। और वो अभी गुस्से से बड़बड़ाते हुए इसे एक खफगी भरा व्हाट्सएप पैगाम अरसाल करने ही लगा था कि इससे कबल ही इसे नहल का व्हाट्सएप मसूल हो गया। हम मिल रहे हैं ना ब्रेक के बाद। आगे एक जुबान चुराती इमोजी बनी हुई थी। वो इस पैगाम पर हंस पड़ा। वाकई अब कहने सुनने को तो सारी उम्र पड़ी थी, लेकिन अगर शुक्राने के ये मौका वो तखीर करके गवा देता तो ख्वामख्वा अपना नाम नाशुक्रों की फहरिस्त में दर्ज करवा लेता। बस इसीलिए मुड़ा और वजू करने अंदर चल दिया। अब आसमान पर फैली रात भी मुस्कुराने लगी थी। इन दोनों का मिलन मुमकिन जो हो गया था। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको नहल और असद का अजीब हालात में होता ऐसा मिलन जो होके ही रहना था, क्योंकि नसीब लिखने वाली अल्लाह की जात है, जिसका लिखा कोई मिटा नहीं सकता। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।